नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मित्रों आप सभी को बताना चाहूँगी, जो भी भाई बहन हमारी क्लासेस देखते हैं उनको पसंद आती हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो उन लोगों तक ये शेयर करिए कि जिन लोगों को नहीं मालूम है कि हमें कहीं ऐसी क्लासेस मिलती हैं। ओके, तो आप लोग ये कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सपोर्ट करके आप इस चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं और वहाँ तक पहुँचा सकते हैं जहाँ तक इसको पहुँचना चाहिए। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप पसंद करते हैं तो हो सकता है दूसरे की ज़रूरत हो ये क्लास, तो आप ज़रूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, तो मित्रों आज की क्लास में हम जो हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद लगे हुए हैं जायसी ग्रंथावली के, जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उसको हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। और ये क्लास हमें लगता है बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत होगी और चाहते होंगे कि ऐसी हमें कोई क्लास मिले जिसमें ये चीज़ें हमें मिले। ओके, तो मैं कोशिश कर रही हूँ इस क्लास में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो पद दिए गए हैं उनको प्रस्तुत करूँ और उनकी व्याख्या करके आपको बताऊँ। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिन्होंने पद्मावत लिखा है, जायसी ग्रंथावली नाम से रामचंद्र शुक्ल ने इसका संपादन किया है। जायसी के प्रेम व्यंजना का स्वरूप यहाँ पे हम जो देखेंगे, पहले देखते हैं। जायसी सूफी सिद्धांत को मानने वाले थे, सभी को मालूम होगा, और सूफियों में ईश्वर की कल्पना प्रेम के रूप में की है उन्होंने। पद्मावत में जिस प्रेम की व्यंजना की गई है उसके संबंध में विद्वानों ने माना है कि यह लौकिक प्रेम न होकर अलौकिक है। ये लौकिक नहीं है, अलौकिक है, आध्यात्मिक है। जो इसके अंदर प्रेम है, जो इसके अंदर प्रेम का व्याख्यान किया गया है, वह प्रेम जो है अलौकिक है, आध्यात्मिक है। राजा रससेन जो है रानी पद्मावती की प्रणय कथा प्रस्तुत जो की गई है, इसमें जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की कथा कही गई है। यह व्यंजना 3 रूपों में प्राप्त है। यहाँ पे कोई जो भी वर्णन किया गया है वो आध्यात्मिक रूप से किया गया है। तो मित्रों आज इस क्लास में हम जायसी को पढ़ने जा रहे हैं, जायसी की जो ग्रंथावली है उसके पदों को पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग इसमें से जो भी मैं फैक्ट इम्पोर्टेंट होंगे, जो भी महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए, उन पे मैं टिक करती जाऊंगी। आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसलिए आप जो है अपने पास कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें। ओके, तो देखिए जो 3 रूप हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको ज़रूर नोट कर लेना चाहिए कि 3 रूप जो दिए गए हैं वह कौन कौन से हैं। तो पहला तो रूपक द्वारा है, फिर दूसरा जो है कथा प्रसंगों में अलौकिकता की ओर संकेत किया गया है, और तीसरा है सूफी मत के अनुकूल प्रेम के व्यंजना द्वारा किया गया है। तो मित्रों आपको बता दें, आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो जायसी ग्रंथावली है उसमें जो 3 रूप दिए गए हैं व्यंजना के, वो कौन कौन से हैं। तो रूपक द्वारा, कथा प्रसंगों में अलौकिकता की ओर संकेत द्वारा, और सूफी मत के अनुकूल प्रेम की व्यंजना द्वारा। तो ये 3 रूप जो है दिए गए हैं, आप इसे ज़रूर नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रूपक द्वारा क्या है, तो रूपक द्वारा है पद्मावत में एक पद है जिसे इन विद्वानों ने अन्योक्ति अथवा समासोक्ति मानते हुए पद्मावत की कुंजी माना है। तन चितौर मन राजा कीना, ये पंक्ति जो दी गई है जायसी की, तो इसमें जो है रूपक द्वारा दिया गया है। इस पद में चित्तौड़ शरीर का, अब यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको नोट कर लेना है। चित्तौड़ जो है शरीर का जो है प्रतीक बताया गया है, और सिंघलदीप जो है हृदय का है। रतनसेन जो है मन के हैं, और पद्मावती जो है बुद्धि का प्रतीक है। नागमती जो है दुनिया धंधा आदि रूप का रूपक में बांधा गया है। इन चीज़ों को, इनको जो है प्रतीक दिए गए हैं। आपको बता दें कि अगर इसकी तुलना की जाए तो इसकी कामायनी से तुलना की जाती है, जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। ये मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक काल में इसके समान कौन सी रचना लिखी गई है, तो वो आप जो है कामायनी बोल सकते हैं। कामायनी जो है इसी की तरह प्रतीकों पे लिखी गई है। नेक्स्ट है, परंतु इन प्रतीकों को पूरी कथा पर लागू नहीं किया जा सकता है। माता प्रसाद गुप्त प्रवृत्ति विद्वानों ने इसे पद्मावत का प्रक्षिप्त अंश घोषित किया गया है। जो नागमती वियोग खंड है, इसे प्रवृत्ति विद्वानों ने जो पद्मावत का जो है प्रक्षिप्त अंश घोषित किया है, किसने, माता प्रसाद गुप्त जी ने। इसे आध्यात्मिक प्रेम की प्रतीक कथा अब स्वीकार नहीं किया जाता है। कथा प्रसंगों में अलौकिकता की ओर संकेत जो दिया गया है वह है कथा प्रसंगों के बीच में जायसी ने अलौकिक प्रेम की ओर संकेत किया है, यथा हीरा मन के मुँह से पद्मावती का प्रथम मिलन। इन सभी वर्णनों द्वारा जायसी ने अलौकिक प्रेम की ओर संकेत किया है, लौकिक प्रेम की ओर नहीं।
जो हीरामन तोता है वह पद्मावती का प्रथम मिलन जो पद्मावती का के रूप का वर्णन करता है, जिसको सुनकर जो है राजा रत्नसेन उनसे मिलने के लिए, उनसे विवाह करने के लिए व्याकुल होते हैं। तो ये जो है इसमें कथा दी गई है, जिसे यहाँ पर जायसी ने अलौकिक कहा है, ना कि लौकिक कहा है। नेक्स्ट आता है पद्मावत की प्रेम व्यंजना की विशेषता, उसकी भावात्मक और व्यावहारिक शैलियों का समन्वय जो है पद्मावत में भारतीय प्रेम पद्धति के अनुसार लोक व्यवहार के बीच अपनी आभा का प्रसार करने वाले प्रेम तथा फारसी पद्धति के अनुसार मसनवियों एकांतिक लो वाह्य और स्वतंत्र भावात्मक सत्ता के रूप में विकसित होने वाले प्रेम की दोनों रूपों में व्यंजना मिलती है। देखिए ये एक तो इसमें फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है, मसनवी शैली है जिसका प्रयोग किया गया है। इससे कवि की समन्वयकारिणी जो प्रतिभा का पता चलता है। जो जायसी हैं उन्होंने इसमें एक समन्वय किया है, जो समन्वय दिखाया है इसमें जो लौकिक और अलौकिक का, तो इसकी ये एक विशेषता है। आगे चलते हैं पद्मावत में लोक तत्व क्या है। तो पद्मावत जो है इसमें जायसी के पद्मावत में प्रेम का एक ऐसा अद्भुत चित्र है जो ईश्वरीय प्रेम के समकक्ष ला खड़ा करता है। इसलिए बहुत से आलोचक इसे प्रतीक कथा भी मानते हैं। प्रतीक कथा इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सिंगल द्वीप है, जो यहाँ पे आपने अभी देखा है, जो सिंगल द्वीप है, चित्तौड़ है, रतनसेन है, जो पद्मावती है, नागमती है, जो उनको प्रतीकों में बांटा गया है। तो इस तरीके से इसे प्रतीक कथा कहा जा सकता है। परंतु प्रेम के इस अनूप चित्रण के बावजूद पद्मावत में यथार्थ का आग्रह कम नहीं है। जायसी ने इसमें अपनी वृद्धावस्था तथा कुरूपता का वर्णन कर लोक जीवन की दुर्दशा का ही प्रकारांत वर्णन किया है। जो जायसी थे उनका जो रूप है वह अच्छा नहीं था, इसलिए जो है वह भी उन्होंने इसमें वर्णन किया है। इस प्रकार रत्नसेन का विरह व्याकुल साधक रूप दिखाते हुए भी उसे क्षत्रिय पोक्षित मर्यादा से शून्य नहीं दिखाया है, क्योंकि पद्मावती और रत्नसेन के विवाह में चित्तौड़ का राजवंश हेतु है रत्नसेन का प्रेमासक्त तपस्वी रूप नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है दी गई हैं। अब आगे हम चलते हैं, देखेंगे जो नागमती वियोग खंड है उसमें जो पद दिए गए हैं। तो पहला पद जो है वह है नागमती चित उर पंथ डेरा पीऊ जो गए फिर किन न फेरा नागर नार काहू वस परा ते बिमो मौसो चितहरा सुआ काल होई लेगा पीऊ पीऊ नहीं लेत लेत वर जीव भयो नारायण पावन करा राज करत बलि राजा छरा करन बान लीन्यो करि छंदु भर थरि भयो चल मिला आनंदु। तो ये जो पंक्ति हैं ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि ये किस रचना से ली गई हैं। नेक्स्ट देखिए, मानत भोग गोपी चंद भोगी ते उपसवा जलंधर जोगी ले कान्ही व अकरूर आरोपी कठिन विछो जिए किम गोपी सारस जोर किम हरि मारी गयो किन खग्नि झुरी झुरी पांजरी धन्य भई बिरह के लागी अग्नि। तो ये जायसी जी जो हैं इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है इसमें, और बिल्कुल एक साधारण सी भाषा है, बिल्कुल कहा जा सकता है इसमें ठेठ अवधि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ भी दिया गया है, देख लेते हैं हम। फेरा जो है, फेरा करना मतलब वापसी करना। नागर मतलब चतुर नायिका, करा मीन्स कला है, करण राजा कर्ण है, झुरी झुरी का अर्थ होगा सूख कर। तो ये यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ दिया गया है। नेक्स्ट व्याख्या क्या है इसकी देख लेते हैं। राजा के बहुत दिनों तक न आने से रानी नागमती को बहुत चिंता हुई। वह उसके मार्ग में बैठकर प्रतिदिन उनका जो है जो उनकी रास्ता निहारने लगी। राजा के वह अपने आप ही सोचने लगी कि मेरा पति जब से गया है तब से अभी तक वापस नहीं आया है। लगता है कि वह किसी होशियार नारी उसको अपने बस में कर लिया है, इसी कारण उसको मेरा ध्यान नहीं रह गया है। वह तोता पास क्या आया कि वह मुझसे मेरे पति को ही छीन कर ले गया है। जो नागमती हैं वो जो है उनके वियोग का वर्णन किया गया है। यदि वह मेरे पति के बदले मेरे प्राण ले जाता तो अच्छा होता। उसने मेरे साथ धोखा किया है। वह उस वामन के समान निकला जिसने बलि को छल दिया था। कर्ण मृत्यु के लिए भी इंद्र ने धोखे से राजा कर्ण से उनके वाणों को ले लिया था। राजा भरथरी भी आनंद से चला गया था। गोपीचंद को भी जलंधर योगी ने सुख से नहीं रहने दिया था। तो ये इसका यहाँ पे जो है
व्याख्या की गई है। आइए विशेष क्या है, विशेष देख लेते हैं। इसमें कवि ने नागमती के विरह का अत्यंत स्वाभाविक ढंग से चित्रण किया है। कवि ने दृष्टांत देकर नागवती के छले जाने के बाद के मत को पुष्ट किया है। तो ये थी पहले पद की व्याख्या और उसके जो विभिन्न जो विशेषताएं हैं वो दी गई हैं। दूसरा पद जो है उसको देख लेते हैं। प्यू वियोग असबाउर जीव पपीहा तस बोले प्यू प्यू, अधिक काम दगदे सोरामा हर जीव ले सो गयो पिया नामा, बिरहवान तस लाग न डोली रकत पसीज भीज तन चोली, सखी हैर हार मैन मारी हार परान तजे अवनारी, खिन एक आओ पेट महाश्वासा खिन जाय सब होई निराशा, पौन डोलावही सी चही चोला पहरक समझ नारी मुख बोला, प्राण प्रयाण होत कई राखा को मिलाव चात्रिक के भाखा। तो कहीं ना कहीं ये रामचरितमानस में जिस तरीके से चौपाई दी गई है उसी तरीके से इसमें भी जो मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रामचरितमानस जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इसी तरीके से चौपाई दी गई है। तो बाउर क्या है, बाउर जो यहाँ पे दिया गया आपसे इस पंक्ति को पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है कि बाउर किसे कहा गया है। तो बाउर का अर्थ जो है पागल है। दगदे, दगदे का अर्थ है चलाना, मैन मदन होगा। हर का अर्थ होगा हाथ जोड़कर और पहरक एक पहर, समझ होश में आकर। तो ये जो है इसके कुछ शब्द दिए थे, उनका विशेष जो है अर्थ बताया गया है। व्याख्या क्या है इसकी, नागमती का मन जो है पति वियोग में इतना बावला सा हो गया है, पागल सा हो गया है कि वह हर समय पपीहे के समान पुकारती रहती है। उसके हृदय में काम की अग्नि जल रही थी। वह तोता उसके पति को क्या लेकर गया, एक तरह से उसके प्राणों को ही हर ले गया है। विरह में कामदेव का बाण उसके शरीर में इस प्रकार बिंद गया कि उसे इतना खून नहीं कि उसकी चोली तक भी भीग पाए। सखियों ने उसे देखकर काम से मारा हुआ ही उसे समझा। उसके पेट में कभी तो चलने लगती और कभी उसकी सांस जो है कभी चलती है और कभी रुक जाती है। सभी व्यक्ति निराश थे। कभी तो सखियां पंखा करती हैं और कभी उसके शरीर पर पानी छिड़कती हैं। तो ये जो है इसकी व्याख्या दी गई है जो हमने अभी पद देखा है। दूसरा पद देखते हैं इसका, लेकिन उससे पहले इसमें जो विशेष दिया गया है उसे देख लेते हैं। विरह का आहात्मक वर्णन है जिसका भाव साम्य बिहारी की रचनाओं में देखा जा सकता है। तो बिहारी की जो रचनाएं हैं उसमें इस तरीके से जो पद दिए गए हैं उसमें देखा जा सकता है। इसी तरीके का जो इसकी जो शैली है वह बिहारी में देखी जा सकती है। नेक्स्ट है पाट महादे हियम न हारू, समझ जीव चित चेत संहारू, भंवर कमल संग होय न परावा, सवर ने मालत पह आवा, पियु सेवाति सो जय जैस प्रीति टेक पियास बांधु जी थीति, दहती जैस गगन के नेहा पलट भरे बरखा ऋतु मेहा, पुनि वसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली, जनि अस जीव करस तू नारी, तही तरिवर पुनि उठई संहारी। तो ये पंक्ति जो है यहाँ पे दी गई हैं, इनका हम इनकी भी व्याख्या देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो परवा है, परवा का अर्थ होगा दूसरा। थीति जो है स्थिति, नंसा मतलब नाश, सरवर इसे हम सरोवर कहते हैं, गहंत ग्रहण करना, पलुहंत जो होगा पल्लवित होना। ये इसके मुख्य शब्द हैं। नेक्स्ट इसकी व्याख्या क्या है, तो नागमती की इस विरह व्यथा के कारण उसकी सखी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि आप दिन में दुखी क्यों हैं, अपने हृदय और चित्त पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। भ्रमर की प्रवृत्ति यद्यपि लोलुप व्यक्ति की रही है, लेकिन वह भी कमल के साथ बिक जाने पर मालती के किए गए प्रेम को याद करके फिर से उसके समीप आ जाना। तुम्हारा पति तुम्हारा स्मरण करके लौटेगा अवश्य, पपीहे को स्वाति से प्रेम अवश्य होता है। यह सोचकर तुम्हें अपने मन को धैर्य देना चाहिए। पृथ्वी और आकाश का प्रेम तो प्रसिद्ध ही है, इसलिए वह आकाश पृथ्वी से लेकर फिर वर्षा करके उसका जल उसी को वापस कर देता है। बसंत ऋतु फिर से आएगी, तभी वही वातावरण फिर से बन जाएगा, वही भ्रमर होगा और उसी प्रकार का पुष्प रस इसलिए है नागमती, तुम जो है विरह व्यथा से निकल कर बाहर आकर अपने जीवन को सुखी बनाओ, ऐसा उनकी सखी कहती हैं। यहाँ पे जो व्याख्या दी गई है। विशेष क्या है, विशेष ये है कि इसमें जो अलंकार दिया गया है वह दृष्टांत अलंकार है। आपको ये याद रखना, जो पद दिया गया है इसमें दृष्टांत अलंकार है। नेक्स्ट पद जो है इसका आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो इसका प्रारंभ जो होता है आषाढ़, इसमें जो 12 मासा का प्रारंभ होता है आषाढ़ से होता है। तो देखिए, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दलबाजा, धूम श्याम धौरे
घन धाये, सेत धुआं व पाती दिखाए। खरग बीज चमके औरा, बूंद बान वरसे घनघोरा। अद्रा लाग बीज बुलेई ओरा, बूंद बान बरसे घन घोरा। अद्रा घटा आई चहुफेरी, कंत उवारु मदन हो घेरी। दादुर मोर कोकिला पीऊ, करहीं वेज घट रहे न जीव। तो जो यहाँ पे आषाढ़ माह से 12 मासा का प्रयोग जो है एक शुरुआत होती है, तो उसी का इसमें वर्णन किया गया है। और भिन्न भिन्न जो इसमें नक्षत्र लगते हैं, जैसे अद्रा लगा है तो इसमें अद्रा नक्षत्र का वर्णन किया गया है इस पद में। देखिए, गाजा का अर्थ होगा गर्जा, धुंध मतलब दुख, धौरे श्वेत, बीज बिजली, फेर और पुख पुष्प नक्षत्र, और गारो जो है गौरव है। तो यहाँ पे जो नक्षत्र हैं उनका भी वर्णन किया गया है इस पद में। नेक्स्ट है, कवि ने जो नागमती के विरह वर्णन को मार्मिक बनाने के लिए 12 मासा का जो वर्णन किया गया है, वह प्रत्येक ऋतु का प्रभाव विरहिणी पर मार्मिक पड़ता है। इस 12 मासा का प्रारंभ जो है आषाढ़ माह से होता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं कि जो पद्मावत है उसमें 12 मासा का जो वर्णन किया गया है वो किस मास से किया गया है, तो वह आषाढ़ मास से किया गया है। आषाढ़ मास में बादलों ने गर्जना आरंभ कर दिया है। इसी मास में विरह का दुख भी अधिक बढ़ गया। धुंधले और श्वेत रंग के बादलों से आकाश भर गया है। चारों ओर लगी हुई बंगलों की पंक्ति इस प्रकार लग रही थी मानो श्वेत पताका लगी हो। आकाश में चमकती हुई बिजली तो लगता था मानो तलवारें चमक रही हों। वर्षा होने पर प्रतीत होता था कि चारों ओर से बाढ़ चल रहे हों। आद्रा नक्षत्र के लगते ही बिजली चमकने लगती है और वर्षा होनी आरंभ हो जाती है। ऐसे वातावरण में नागमती को पति का वियोग बहुत अखरता है। तो मित्रों, ये जो थी इस पद की व्याख्या थी। जो 12 मासा का जो शुरुआत होती है वह आषाढ़ माह से होती है, इसमें ये दिखाया गया है। और कौन कौन से नक्षत्र जो हैं किस तरीके से आते हैं और वो नागमती पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। नेक्स्ट जो पद हमारा है, सावन बरिस में अति पानी, भरन भरई हो विरह झुरानी। लागु पुनर्वसु पियु न देखा, भय बाउरी कह कंत सुरेखा। रकत का आंसू परे हुई भुई न टूटी, रेंग चली जनु वीर बहुटी। सखिन रचा पियु संग हिडोला, हरिहर भू कुसुम्भ तन चोला। ही हिडोल जस डोले मोरा, बिरह झुलावे देह झकोरा। बाट असुई अथा गंभीरा, जीव बाउर भवे गंभीरा। जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकी, मोर नाव खेवक बिनुथा की। पर्वत समुद्र अगम बिच बन, बेहड़ घन ढंक। किमि करि भेंटो कंत तोय, ना मोहि पाउन पंख। तो ये पद जो दिया गया है इसमें क्या है, आइए देख लेते हैं। पुनर्वसु एक नक्षत्र है। सरेखा का अर्थ होता है चतुर, और ताकी मतलब देखना, बेहड़ कठिन, बूढ़ डूबना, डंक झाड़ियाँ, ये प्रमुख शब्दों के यहाँ पे अर्थ दिए गए हैं। इसके व्याख्या क्या है, आइए देखते हैं। आषाढ़ से अधिक सावन में वर्षा होती है। इस भरणी नक्षत्र में सारे जलाशय पुनः भर जाते हैं, लेकिन नागमती तो विरह में और भी अधिक कृष्ट हो गई है। वह कहती है कि पुनर्वसु नक्षत्र के लग जाने पर भी उसका पति अभी तक घर वापस नहीं आया है। उसके दर्शन न करने के कारण मेरी दशा पगली के समान हो गई है। वह फिर पति की पुकार करती है कि हे प्रियतम, अब तो अश्लेषा नक्षत्र भी लग गया है, अब तो तुम्हें आ ही जाना चाहिए। उसके आंसू खून के थे, वे पृथ्वी पर गिरते हुए ऐसे लग रहे थे मानो वीर बहुटियाँ पृथ्वी पर चल रही हों। सभी साखियाँ अपने अपने हिडोलों पर अपने अपने पतियों के साथ झूल रही हैं। अब वह कहने लगी है कि मेरे और प्रियतम के बीच में वह अंतर हो गया है, क्योंकि हम दोनों के बीच में अनेक पहाड़, अगम समुद्र और बीहड़ जंगल है। इसलिए हे प्रियतम, मैं तुमसे मिलने में पूर्ण रूप से असमर्थ हूँ। मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं उड़कर तेरे पास तक पहुंच सकूं। तो मित्रों, ये थी इस पद की व्याख्या जो हमने यहाँ पे देखी है। आप एक बार इसे देख लेंगे या सुन लेंगे तो आपको याद रहेगा अगर एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा पद जो है देख लेते हैं इसे भी। भर भादों दूभर अति भारी, कैसे भरों रैनी अंधियारी। मंदिल सून पिए अनते बसा, सेज नाग भय डैडे धसा। रहा अकेल गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो हियक फाटी। चमक बीज घन गरज तरासा, बिरह काल होय जीव गरासा। बरसे मधा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुएं जस ओरी। पुरवा लाग पुहम जलपूरी, आग जवास भरे हो झूरी। तो ये पद जो है वही विरह वर्णन किया गया है नागमती का, और इसमें जो विरह वर्णन किया गया है वो
इसमें मुझे लगता है कि जायसी जी ने कोई भी पद कोई भी शब्द, इसमें सभी शब्द एक से एक बढ़कर जो है विरह वर्णन के लिए प्रयोग किए गए हैं। रैन मतलब रात्रि, दूभर कठिन, मंजिल घर, तरासा भयभीत, मघा और पूर्वा दोनों ही नक्षत्र हैं जो यहाँ पे वर्णन किया गया है जिनका। तो जो 12 मासा है तो इसमें जो है वर्णन किया गया है सभी नक्षत्रों का। तो इसका अर्थ क्या है देख लेते हैं। अब नागमती कहती है कि यह भादो मास मेरे लिए अत्यंत कठिन है। जिस तरीके से एक एक आषाढ़ के बाद जो है सावन और फिर भादो, फिर जो है इस तरीके से वर्णन करते हुए सभी मास जो है उनका वर्णन करता है रचनाकार जो कवि हैं जायसी, उन्होंने सभी का वर्णन किया गया है। तो अंधेरी रात काटने पर भी नहीं कट रही है, ऐसा जो है इसमें बताया गया है। और किस तरीके से जो रात है वो नागिन के समान नायिका को लग रही है, वो किस तरीके से व्यथित है, किस तरीके से पूर्वा नक्षत्र लगते ही सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, और किस तरीके से जवास की पेड़ की भांति कृष्ट हो गई है वह नायिका। आकाश और पृथ्वी तो वर्षा के माध्यम से संयोग सुख का आनंद लेने में मग्न है, लेकिन नागमती का विरह अभी समाप्त नहीं हुआ है, वह अपने आश्रय के लिए अपने पति को पुकार रही है। तो इस पद में यहाँ पे भी उसी तरीके से व्याख्या दी गई है। नेक्स्ट जो हमारा पद है इसे देखते हैं। लाग कुंवर नीर जग घटा, तो भादों की बात जो है कुंवर जो लगता है, तो हिंदी जो महा है उनका वर्णन किया गया है। अब आओ पीऊ भर भूमि लटा, तो ही देखे पीऊ पलू है काया, उतरा चित्त फेर करुमाया, ओई अगस्त हरित गनगाजा तुरे पलान, चढ़े रन राजा चित्रा मिंत मीन घर आवा, कोकिल पियु पुकारत पावा, स्वाति बूंद चातिक मुख परे, सीप्र समुद्र मोती ले भरे, सरवर सेवरी हंस चली आए, सारस कुर रही खंजन दिखाए। तो मित्रों जिस तरीके से पहले जो नक्षत्र थे उनका वर्णन किया गया, उसी तरीके से यहाँ पे चित्रा और स्वाति नक्षत्र का वर्णन किया गया है जो कुंवर में लगते हैं। तो देखिए लटा जो है अनुरक्त, पलु है पुष्पित, हस्ती जो है हाथी को कहा गया है, और अवकाश जो है स्थान को कहा गया, और सदूर जो है वो सिंह को कहा गया है। तो ये यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ है। व्याख्या क्या है आइए देख लेते हैं। जो कुंवर के बाद में आश्विन लगता है, और जिसे हम कार्तिक कहते हैं, के महीने के प्रारंभ होते ही सरोवरों का पानी सूखने लगा है, मेरे पति विदेश जाकर किसी दूसरी स्त्री में अनुरक्त हो गए हैं, ऐसा जो है नायिका का वर्णन किया गया है। नायिका के द्वारा जो शब्द कहे गए हैं उनका वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से नायिका जो है किस तरीके से व्यथित होती है, उसे कोई मार्ग नहीं दिखता है। राजा के हाथी गरज कर रास्तों में घूमने लगे हैं, राजा घोड़े पर जीन लगाकर रण में जाने के लिए उद्यत हो गया है। चित्रा नक्षत्र का सखा चंद्रमा अब मीन राशि में प्रवेश कर रहा है, कोयल ने भी प्रिय को पुकार प्राप्त कर लिया है, इसी कारण वह अब बोलती नहीं है। पपीहे के मुख में भी स्वाति नक्षत्र जो है उसकी बूंद पड़ चुकी है। ये सभी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। तो इसमें जो है जो अलंकार हैं वो है श्लेष और रूपक। इस पद में जो है श्लेष और रूपक अलंकार का वर्णन किया गया है। तो मित्रों ये थी आज की क्लास जिसमें हमने नागमती वियोग खंड को पढ़ा है, जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। इसके जो पद थे उनका हमने व्याख्या की है, और इससे जैसे प्रश्न कैसे बनेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। अगर आप कोई व्याख्या पढ़ लेते हैं तो वहाँ से कोई भी प्रश्न बनता है, तो देखिए आप जो है अच्छे से उसका आंसर दे सकते हैं। ओके, तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगेगी तो हम इसी तरीके की और भी क्लास लेकर आएंगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो मिले हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।